नमस्कार दोस्तों। अभी एपीएनएफ टेक्निक से अभी पपीते के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स में उसका एक वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो अभी एपीएनएफ के जो चैनल है प्रयोग परिवार, तो उसमें जो एक वीडियो डाला था मैंने, जो 2 एकड़ का जो मेरे गांव की खेती है विलेज में, तो कैसा मैंने डेवलप किया है उसके बारे में जो वीडियो डाला था। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए। तो कुछ लोग बोलते थे कि जो अपना पपीता है, तो पपीता के बारे में आप डिटेल जानकारी देंगे तो अच्छा होगा। तो मैं अभी ये नया वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो में जो पपीते के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, जो पपीता लगाने के जो तरीका है, तो वो पहले एक तो नर्सरी करना पड़ता है। तो नर्सरी किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं पहले जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों कि अभी मैंने ये जो बेड बनाया है वो साधारण 2-2.5 फीट का बेड है। उसके ऊपर मैंने जो सीड डाला है, और वो जो सीड समझो अभी 30-35 दिन के बाद में मैं उसका रिप्लांट करने वाला हूँ। तो एक तो नर्सरी बैग में आप पपीता की नर्सरी कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऐसा बेड बना के, जहाँ पानी नहीं रुका रहता है, तो उसमें आप बेड बना के भी कर सकते हैं। कि नर्सरी में बहुत सारा टाइम जाता है, खर्च बढ़ता है। तो सीधा आप बेड पे ही नर्सरी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा जो बैग लाना, मट्टी लेना और भरना और उसमें सीड डालना, तो वो खर्च बढ़ता है। तो वो खर्च कम करने के लिए आप बेड सीधा बना सकते हैं और बेड के ऊपर वो बीज डाल सकते हैं। तो एक तो मैंने बोला है कि 2 महीने पैकेट बेंगलोर से मंगाया था। तो एक मेरी देसी से वैरायटी है, और दूसरा ये कि ताइवान की रेड लेडी करके एक वैरायटी है। ऐसा 2 पैकेट लाया था, तो 650 एक पैकेट में मेरे को मिला। तो उसमें 1200-1300 के आसपास में मेरे को सीड मिला है। तो उसमें से जर्मिनेशन जो है, तो वो जर्मिनेशन है पपीता के बेड बेड जो किया है, तो बेड के ऊपर जर्मिनेशन ज़्यादा हो गया है और नर्सरी बैग में कम हो गया है। तो मित्रों, ये जो एक बेड बनाने का एक तरीका जो है 3 फीट का आप बना सकते हैं। उसमें लाइन लाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप आपके पास में जो भी औजार रहता है या लकड़ी के सहायता से ये इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं। तो 10-15 सेंटीमीटर के अंतर में तो ऐसा करेंगे, ऐसा करते जाएंगे और उसमें सीड डालेंगे तो अच्छा रहता है। ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए सीड, ऊपर आधा 1 इंच के ऊपर सीड रहना चाहिए। तो उस प्रकार से आप डाल सकते हैं। अभी मैंने इधर का लगा दिया है। तो दूसरा जो है, दूसरा नर्सरी जो करने का तरीका है, तो वो तरीका ये नर्सरी बैग में है। आप देख सकते हैं नर्सरी बैग। तो नर्सरी बैग में मैंने ये बनाया है, लेकिन नर्सरी बैग में जो पौधे बढ़ाया है, लगाया है, तो उसमें जर्मिनेशन कम आ गया है। तो ये पौधा जो है, तो दोनों साइड से जो नर्सरी बैग है, तो दोनों साइड से ये देखिए, ऊपर वो नीचे में ओपन है। तो ये देखिए दोनों साइड से ऐसे नर्सरी बैग। अभी नर्सरी क्या बैग कैसे भरते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो ये लगाने का है। तो अभी नर्सरी बैग कैसे भरते हैं उसके बारे में डिटेल्स में मैं जानकारी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी बैग के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये एक तो ये हरा बायोमास है, और दूसरा ये नंबर 2 का बायोमास है। इसको नंबर 2 का बायोमास बोलते हैं। ये नंबर 2 का, ये नंबर 5 का बोल दीजिए, या हरा बायोमास, उसको हरा बायोमास बोलते हैं। तो
ये जो है तो उसको कैसा नर्सरी बैग भरते हैं तो उसके बारे में अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी नर्सरी बैग कैसी भरती है उसके बारे में। ये देखिए पहले ये जो बायोमास है, ये बायोमास को बारीक करना है। तो ऐसा इसमें बहुत सारे घटक रहते हैं जो मूलद्रव्य बोलते हैं उसको। तो जस्त, बोरान, ये सब उसमें रहता है। ये जो बायोमास है ये ऐसा काट के ऐसा थोड़ा लेने का है। ये जो बायोमास है ये थैली में पहले ऐसा भरने का है। ये देखिए दोनों साइड से ओपन है। ये जो बैग है ये देखिए दोनों साइड से ओपन है। ये देखिए और इसको अभी इसमें भरना है। तो ऐसा भर दीजिए। ये भर दीजिए। ये नंबर 1 का बायोमास है। ये नंबर 1 का बायोमास उसमें भर दीजिए। भरने के बाद में आप ये जो सॉइल है तो इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। ये जो सॉइल होती है 1-2 इंच की उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। आप 2-3 इंच तक की ही सॉइल जमा कर सकते हैं। तो ये ऐसी सॉइल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर को 1 लीटर चौरस फीट में मिलती है। तो आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने खेत की। और ये सॉइल को इकट्ठा करने के बाद में राखड़ी जो है तो ये जो सॉइल है तो उसमें आप थोड़ा सा ये नर्सरी के लिए जितना भी आपको बैग भरना है, नर्सरी बैग भरना है, तो उसको ऐसी मिट्टी अपने खेत की जैसी है वैसी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। ऊपर की जो सॉइल होती है तो सन और बारिश और हवा की वजह से जो बायोमास है वो बायोमास सड़ता है। तो सड़ने के बाद में फिर जो ऊपर की जो मिट्टी होती है तो वो उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। तो टॉप सॉइल में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। तो ये उसमें आप थोड़ा सा ऐश डाल सकते हैं, ऐसा डाल के गोबर भी डाल सकते हैं उसमें। तो उसका कम्बिनेशन जो रहता है तो होता है कि 2 गमीला अपना सॉइल और 1 गमीला गोबर और आधा लीटर अपना ऐश, तो ऐसा डाल के आप वो जो सॉइल को अपने नर्सरी बैग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा वो उसमें डालने का है। ये देखिए और इसको ऐसा दबाने का है। ऐसा दबा दीजिए। आधा इंच या 1 इंच ऊपर के जो नर्सरी बैग है तो ऊपर से वो कम रखना है, ज़्यादा भरना नहीं है। ऐसा टाइट कीजिए। ऐसा टाइट करने के बाद में उसको 1 दिन पहले उसको सीड लगाने के पहले उसको पानी दे के रखिए। ये देखिए आप कहीं भी
कहाँ भी लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से बैग आप नर्सरी बैग भर सकते हैं। तो ये जो है तो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो अपन ने बायोमास डाला है, तो इसमें रूट जो है तो रूट बहुत सारा आता है, हवा पानी, और जब तक प्लांट रीप्लांट तक नहीं होता है तब तक इसमें बहुत सारा रूट उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से आप बैग भर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और अभी ये जो बैग है तो अभी हम तो वैसे भरते हैं तो 6x7 की, 5x6 की, इस प्रकार से आप बैग ले सकते हैं। ज़्यादा छोटी नहीं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो वो टाइप से आप भर सकते हैं। दूसरा अभी जो लगाने का तरीका है तो वो तरीका क्या है तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो आइए, ये पौधा है, उस दिन मैंने दिखाया था कि सिर्फ बायोमास में आपके पास में ज़मीन है, पत्थर है, पत्थर के ऊपर आपको लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये बायोमास है, ये जो नंबर 2 का एक पौधा उधर से नर्सरी। तो ये अभी पानी है, ये सादा पानी है, इसमें न्यूट्रानॉल है। तो न्यूट्रानॉल अभी वो पौधे को नहीं ये कर सकते, तो बायोमास अभी इधर एक हिप बनाएंगे। तो ये हिप बनाएंगे इधर हिप बनाने जा रहे हैं। टाकना पूरा आपके पास में धूप काले में ऐसा जो भी आपके आसपास में बायोमास जो रहता है तो वो बायोमास इकट्ठा करके उसको 24 घंटा पानी में रख के 1-2 बाल्टी का आप हिप कर सकते हैं। तो लेकिन 24 घंटा उसको पानी में डुबा के रखना है। तो ये देखिए 1-2 बादली का जो हिप हो गया है। तो ज़मीन नहीं है तो ज़मीन की ज़रूरी नहीं है, पत्थर के ऊपर ही बगैर गड्ढे का वो प्लांट लगा सकते हैं। तो ये प्लांट जो है तो वो प्लांट उसको ऐसा दबाइए, हाँ, वो दबाने के बाद में उसके अंदर में थोड़ी ऐश थोड़ी सी ऐश उसके ऊपर डाल दीजिए, गड्ढे में डालिए। हाँ, अभी पौधा को उसके ऊपर उसके पौधा को ऐसा, उसके पहले आप पत्ते निकाल सकते हैं, पत्ते काटने और पौधे का पत्ते निकाला। अभी दबा के उसके ऊपर रख दीजिए और थैली उठा लीजिए। बस उसके साइड में वो दबा दीजिए और थोड़ा बायोमास इधर उधर का उसको झाँक दीजिए। ये पूरा 1 महीने के अंदर में बायोमास वो सड़ जाएगा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार होते हैं और अर्थफॉर्म भी तैयार होते हैं। तो ऐसा उसको करने के बाद में फिर जो है पानी 5 लीटर पानी, अरे बादली घेन पानी रख ठेवून ये ठेव दीते। 5 लीटर जो पानी है उसमें थोड़ा गोबर मिलाइए, थोड़ा मन लगे
उसका पानी करने का है। ये गोबर डाला है। अब अभी ये 10 लीटर पानी में अपन 1 लीटर गोबर का, जो गोबर पानी बोलते हैं, वो गोबर पानी बनाने का है। और बनाने के बाद में उसके साइड में जो अभी गोबर पानी हो गया है तो उसके साइड में ऐसा डालने का है। तो जैसा सड़े जैसा वो ऐसा डालने का है। तो वो उसमें जो गोबर में जो है गाय का गोबर, जो देसी गाय का गोबर होता है, तो उसमें जीवाणु होते हैं। अपन बाहर से भी जो जीवाणु है, जो गोबर के पानी में से भी जीवाणु अपन देते हैं। और मट्टी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि मैंने टॉक्साइल अभी इकट्ठा करके मैंने बताया, तो वो भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो दूसरा अभी एक प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। तो वो ये जो मट्टी है, ये जो मट्टी है, तो वो कोयते से जो अभी मैंने किया था, वो मट्टी थोड़ा चौरस एक दसी करना। हाँ, तो मट्टी को इकट्ठा कीजिए। अभी बारिश हो गया तो उसके वजह से वो नहीं है, हो गया, सूखी नहीं है। लेकिन हाँ, तो 1 चौरस फीट में 4 लीटर की मट्टी ये इकट्ठा करने का है। और उसमें गोबर डालने का, अपना ऐश डालने का है। तो उसमें ऐश डालने का है। और ये जो पौधा है, तो वो पौधे का जो पत्ता निकालने का है, सभी पत्ते, वो डंडी नहीं निकालने का है। ये जो डंडी है, डंडी में से खाना जो है प्लांट को रिटर्न मिलता है। पत्ता क्यों निकालने का है, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि पत्ता जो है, और ये पत्ता नहीं निकालेंगे तो उसमें जो प्लांट में जो पानी रहता है, तो पानी सनलाइट वो खींच लेता है। उसके वजह से पत्ता को निकालेंगे और डंडी को रखेंगे, तो डंडी का जो खाना है तो उसको प्लांट को मिल जाता है। तो पहले ये जो है, जो पौधा है, तो पौधे का जो पत्ता निकाला है, तो उसके नीचे का रूट जो है, ये रूट भी क्योंकि अपन ने उखाड़ा है, तो उसके वजह से वो जो रूट है वो उसको तकलीफ हो गई है। वो तो इसको अभी तोड़ने का है। तो थोड़ा उसको तोड़ने के बाद में उसको फिर प्लांट को यहाँ लगाना है। लगाने के पहले जो न्यूट्रोनॉल हो, अमृत जल हो, तो उसके पानी में जो रूट को डुबाना है। या डुबाया नहीं अभी, लेकिन वो पहले मैंने वीडियो में दिखाया है। तो थोड़ा अभी न्यूट्रोनॉल उसके ऊपर, दोनों के ऊपर वो डालने का है। तो 10 लीटर पानी में न्यूट्रोनॉल तो न्यूट्रोनॉल होता है कि 1 लीटर पानी में 75 मिली डाल के वो पत्ते को, अपना पौधे को थोड़ा थोड़ा देना है। तो इस प्रकार से बस, तो इस प्रकार से उसको प्लांट को अपना न्यूट्रोनॉल है, अमृत पानी है, तो फिर बाद में 8-8 दिन के बाद में उसको देना है। तो अभी उसको टाचन है, जो सब्बल होती है, सब्बल जो होती है, तो सब्बल से अभी लगाने के बाद में जो भी पौधे लगाए हैं, तो उसको ये देखिए, तो सब्बल से उसको टाचन देने का है। तो टाचन कैसा देने का है, मैं ये प्लांट का दिखाता हूँ। ये अपना पौधा है, तो वैसा ही किसका, अपना पपीता का भी वैसा ही करना है। तो वो आप देखिए टाचन कैसे देते हैं। तो 1 महीने के बाद में ऐसा वो टाचन देने का है। और टाचन देने के बाद में फिर अमृत जल है, जो है बनाते हैं अपना अमृत जल, तो वो अमृत जल आधा लीटर 1 लीटर ऐसा पौधे को देना है। तो ये जो पपीता है, तो पपीता को हर महीने में उसको 50 ग्राम उसको ऐश देना ही चाहिए। तो उसका जो मीठापन है, या उसको जो वाइट रूट्स आते हैं, तो वो पूरा खा लेता है।
तो हर महीने में उसको 50 ग्राम वो ऐश देने का है। और दूसरा ये कि 200 मिली से लेके उसको जो अमृत जल है, तो उसको अमृत जल 200 मिली से लेके 3 लीटर तक आप उसकी जैसा जैसा पौधा बढ़ता है वैसा वैसा उसको देने का है। तो ये मैंने अभी ये डिस्टेंस जो है मैंने 6x7 का डिस्टेंस यहाँ पे लगाया है। तो 6x7 का तो पत्ता जो है पान पे, तो 6x7 का मैंने यानी 42 चौरस फीट का मैंने कैनपी दे दिया है। तो 42 का कैनपी दे दिया है। तो मैंने हर रोज का पौधा है तो 3 ग्राम खाना बनाना चाहिए। तो अभी 10 दिन में एक पत्ता पूरा हो जाता है। तो ये हर रोज का 3 ग्राम बोले तो एक 125 या 126 ग्राम हर रोज का मैंने 6x7 का दिया। तो 42 इजिकल टू 3 ग्राम, तो 126 ग्राम वो हर रोज का खाना बनाना चाहिए। तो पहले शुरुआत में बचपन में वो खाना नहीं बनाता है प्लांट, और उसके बाद में वो हर रोज का 3 ग्राम का वो खाना बनाता है। तो पत्ता खाना बना के वो 1 ग्राम अपने पत्ते में रखता है, 1 ग्राम उसके डंडी में रखता है। ये जो डंडी दिख रही है ये डंडी, तो ये डंडी में रखता है और 1 ग्राम उसको पत्ते में रखता है। 1 ग्राम वो अपना फ्रूट के लिए उसमें अपने जो स्टेम है उसमें रखता है। तो इसको अभी ये जो पत्ता दिखा रहे हैं, तो वो पत्ता है 2 चौरस फीट का। ये देखिए ये 2 चौरस फीट में बैठता है। तो ऐसा हर महीने में 3-4 पत्ता या 5 पत्ता आना चाहिए। 10 दिन में एक पत्ता पूरा होता है तो 3 ही पत्ता आ जाएगा। तो उसका जो होता है तो कम से कम उसका ये डंडी का और उसका ये पत्ते का जो 2 चौरस फीट में बैठता है, तो ये पत्ता 2 चौरस फीट में बड़ा है। तो उसमें 120 ग्राम का उसका जो वेट है, उसका जो ड्राई वेट निकालेंगे और डंडी का और उसका, तो महीने में वो कम 1 दिन में उसने 3 ग्राम खाना बनाने का है। तो उसका हर रोज का 3 ग्राम वो खाना अपना पत्ता बनाता है। तो उसका पूरा 3 पत्ते का वजन लेंगे तो उसका होता है 600-800 यानी 680 ग्राम, यानी 680 ग्राम उसका वज़न होता है। तो वो जो पत्ता है वो पत्ता सनलाइट जो है हार्वेस्ट करता है। तो जितना आपने कैनापी दिया तो वो कैनापी से उसने जो सनलाइट है वो सनलाइट वो इकट्ठा करना चाहिए। तो नहीं किया तो वो जो अपन जो ये पौधे लगाए हैं जो पपीता के, तो पपीता को उतना हार्वेस्टिंग नहीं आएगा। तो एक पपीता को मैंने समझो 1000 पपीता लगा दिया है 6x7 पे डिस्टेंस से। तो एक पपीता को 1 साल में उसको उसके ऊपर 100 पपीता आना चाहिए। तो 100 पपीता 1 किलो का भी पकड़ेंगे तो 100 किलो हो गया है। तो 100 किलो पपीता तो 1000 पपीता है। तो 1000 पपीता है तो उसमें 1 लाख केजी उसमें मेरे को हार्वेस्टिंग मिला है। तो 1 लाख हार्वेस्टिंग का जो अपन 10 रुपये किलो से मार्केट से अपन बेचेंगे तो भी अपन को 10 लाख रुपया 1 एकड़ के अंदर में मिल जाता है। तो उसके अंदर में अलग अलग क्रॉप रहते हैं। तो अपन जो मार्केट रेट जो है तो जो अभी 25 रुपये 20 रुपये से होलसेल में जा रहा है, लेकिन अपन फार्म रेट पकड़ते हैं तो 10 रुपये या 5 रुपये। तो 1 एकड़ में 1000 पपीता का 10 लाख रुपया बन सकता है। उसके नीचे में अपन अलग अलग जो पपीता लगाया है तो जो अलग अलग क्लाइमेट होता है या सीजन होता है, तो उसमें इसके बाजू में एक वाटरमेलन लगा सकते हैं। उसके अंदर में जब तक वो पौधा बढ़ता नहीं तब तक उसके दोनों के बीच में एक बेड बना के उसमें जो सब्जियां लगा सकते हैं। तो उसका जो हार्वेस्ट होता है वो अलग होता है। जैसे कि मैंने दिखाया, देखो ये हमने जो कपास लगाया, कपास के अंदर में ये अपना मौसमी लगाया है
और मेज़ लगाया, मूंग लगाया है, ये देखिए। तो ये ऐसा फिर ये पपीता लगा रहे दोनों के बीच में, सोयाबीन है। तो ऐसे अलग अलग, और बाद में दूसरा भी प्याज का मैंने नर्सरी बनाया है, लहसुन लगा देंगे या जीरा लगा देंगे या अजवाइन लगा देंगे। तो ये अभी ये ख़त्म होने के बाद में अभी हमारा ये निकल जाएगा जो मेज, तो उसके अंदर में जब तक पौधा पूरा सनलाइट वो पूरा बढ़ेगा नहीं और पूरा सनलाइट वो लेगा नहीं, तो शुरुआत में पौधा लगाने के बाद में पहले 7 पत्ते जो मैंने दिखाया था, तो 7 पत्ते आने के बाद में उसको रिप्लांट करने का है। तो रिप्लांट करते टाइम में उसका जो हाइट है जो पौधे का, तो पौधे का हाइट 15 या 20 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो ज़्यादा बड़ा लेंगे तो फिर वो हाइट बढ़ेगा, नीचे से आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा, पपीता नहीं मिलेगा। तो वो हाइट बढ़ेगा तो 2.5-3 फीट के ऊपर ही उसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। लेकिन 2 फीट से ही अपन को फ्रूट लेना है पपीता का, तो वो 15-20 सेंटीमीटर से ही उसको लगाना चाहिए। वो 15-20 सेंटीमीटर का होता है, तब उसके ऊपर 7 पत्ते आते हैं, तो 7 पत्ते वो निकालने का रहता है। तो पत्ते निकालने का तो मैंने बता दिया है कि पत्ता जो है लगाएंगे तो वो सनलाइट सन गिरता है तो उसमें से पानी खींच लेता है, तो वो पौधा झुक जाता है, मर जाता है, तो नुकसान हो जाता है। तो वो अभी बारिश नहीं आया, पानी नहीं दिया तो भी पौधा खड़ा रहता है, क्योंकि उसमें से जो पानी का है, पानी वो पत्ते में से उड़ाता नहीं करके फिर ये पत्ते निकालना पड़ता है। तो जो भी पत्ता आता है बाद में, जो ये अभी हमने लगा दिया है, तो उसको अभी पत्ते आएंगे। तो पत्ते कब आएंगे, तो ये पहले रूट चिपकेगा, नीचे वो बढ़ेगा, तब वो फिर खाना लेगा, तब ये पत्ता ऊपर से बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो पहले रूट को बढ़ाना चाहिए, बाद में फिर ऊपर के पत्ते को बढ़ाना चाहिए। तो फिर उसका जो अभी उसका जो उम्र था जो 15-20 सेंटीमीटर तक बढ़ाने का, तो रिप्लांट कर दिया हमने। और उसके बाद में फिर वो पत्ता आता है, तो वो जो पहला पत्ता आएगा, दूसरा पत्ता आएगा, तो वो जो भी पत्ता आता है वो 1.5 फुट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सरीका आना चाहिए, क्योंकि जो सरीका आएगा तो समझ लेने का कि उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको खाना कम पड़ रहा है, या जो भी चीज़ें है जैसा सूक्ष्म जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम है, तो पौधा उसका 1.5 फुट पत्ता वो नहीं बढ़ा रहा है। तो 15-16वां पत्ता जब आएगा वो लास्ट का, तो वो जितना साइज का रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, तो उसके बाद में ही 15-16 पत्ते के बाद में ही ऊपर के पत्ते सरीके आते हैं। उसके पहले तो 1.5 पट उसके ऊपर आना चाहिए। नहीं आएगा तो वो समझने का कि ये पत्ता सरीका आ रहा है, उसकी साइज डंडी का साइज है या पत्ते का साइज है, तो एक सरीका चल रहा है। तो 15-16 पत्ते तक वो 1.5 फुट आना चाहिए। उसके बाद में 15-16 पत्ता आने के बाद में फिर सरीका आएगा। तो तब कोई ज़रूरी नहीं होती कि उसमें क्या कम है क्या कम नहीं है। तो पहले ही जो शुरुआत में ही जो पत्ते का साइज़ बड़ा होना चाहिए, बड़ा होंगे तो ही आपको हार्वेस्टिंग आगे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब ही अभी ये 64 फीट का भी अभी पौधा नहीं है, तो भी वो खाना सनलाइट से नहीं बनाता है, लेकिन जो पत्ता खाना बनाता है थोड़ा थोड़ा या नीचे से ज़मीन में से लेता है, तो वो दूसरे के लिए, पत्तों के लिए खुद खाना बनाता है, दूसरे के लिए भी वो खाना स्टोरेज करता है। लेकिन जब उसका दूसरी साइकिल चालू होता है, जैसे कि बचपन से अभी तरुणपन पे जाता है, तो उसको फिर वो खाना वो स्टोरेज करता है। 1 ग्राम वो अंदर में अपना स्टेम में, या 1 ग्राम उसके पत्ते में, 1 ग्राम डंडी में, तो उस तरीके का 3 ग्राम ही खाना उसने बनाना चाहिए। वो नहीं बनाएंगे तो आपका हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा। तो वो उसको ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि वो टाचन देना है, जैसा कि मैंने दिखाया, वो टाचन देना है, रूट को बढ़ाना है। तो वाइट रूट ज़्यादा बढ़ेगा तो खाना ऊपर नीचे से भी लेगा, ऊपर से भी लेगा। और आप वो टाचन देंगे और नीचे में प्लांट को ग्रो करते टाइम में ऊपर का भी अच्छा बड़ा नहीं है और नीचे में रूट नहीं है और टाचन देंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो नीचे में भी देखना पड़ता है कि उसके नीचे में वाइट रूट्स बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, तो क्या देना चाहिए। तो फिर अमृत पानी, गोबर पानी, ऐश ऐसा देते रहने का है। उसके बाद में फिर जब प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करते टाइम में अभी
उसके ऊपर वो अपना जो डिसीज़ है वो डिसीज़ आता है। तो डिसीज़ क्या आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है तो वो होता है वायरस। तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए आप इकोमिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। इकोमिसाइल 1 लीटर पानी में आप 75 मिली डाल के उसके ऊपर वो अपना स्प्रे कर सकते हैं। तो कम से कम 10-15 दिन के बाद में या महीने के बाद में उसको फिर उसको स्प्रे करते रहेंगे तो कोई वायरस आएगा नहीं, ना पत्ते खाने वाला कीड़ा आएगा, ना रूट को डैमेज करने वाला फंगस आएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो पपीता की खेती आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। नहीं तो पपीता लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा एक है कि ऐसा जो गड्ढा जो नहीं निकालते हैं तो उसका रूट ऊपर के ऊपर है, 3 इंच के अंदर में ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रूट्स आता है। तो आप जहाँ भी करना है पपीता की खेती वहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। आप पत्थर भी कर सकते हैं या टेरेस पे भी कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पानी रुकता है तो वो पानी रुकेगा तो उसमें जो फंगस है फंगस बढ़ेगी और पौधा वो जो रूट को खाएगा तो पौधा गिर जाएगा, सड़ जाएगा, तो आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा। तो बगैर गड्ढे का रहेगा तो ऊपर के ऊपर जो रूट है वो बढ़ेंगे और उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे तो भी पौधा ग्रो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो टेक्निक है APNM का जो टेक्निक, जो नेचको फार्मिंग का टेक्निक बोलते हैं, तो ये इस प्रकार से आप पपीता करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगा। और ये पौधा जो है एक बार लगाया तो 3 साल तक वो चलता है। वो भी कई वीडियो में मैंने उसका जो जानकारी है वो मैंने दिया है कि उसके ऊपर जो नया ब्रांच आएगा समझो तो उसको काट के भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो उसका हार्वेस्टिंग ख़त्म होने के बाद में भी उसका 1-1.5 फीट नीचे रख के वो उसको काट के फिर दूसरा और 2-3 ब्रांचेस बढ़ा के उसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये अपना मेरे फेसबुक में भी मैंने डाला है और ये वीडियो में भी, बहुत सारे वीडियो में भी पपीता के बारे में जानकारी दिया है और ये भी अभी नई जानकारी पपीता के बारे में अभी दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरा चैनल देखिए और भी पपीता के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो दूसरे ने एक ने पूछा था कि आप ये जो बगैर गड्ढे का जो पौधा लगाते हैं तो वो पौधे को हमेशा उसकी जो बागमाती है कैसी वो बढ़ाते जाएंगे। तो मित्रों, ये बागमाती बनाने का मैं वीडियो डालूंगा है, लेकिन जो टॉप साइल होती है तो वही टॉप साइल या पत्थर की हो या पत्थर भी होंगे तो इसके ऊपर अभी लगे तो ये देखिए ये जो है ये पत्थर है तो वो उसके साइड में आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे पत्थर और उसके ऊपर और बायोमास डालते जाएंगे, ऐसे पत्थर भी रख सकते हैं। तो ये पूरा बायोमास जो है तो डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तो वही अपना गोबर है, वही अपना खाद है, तो ये सब उसमें बायोमास से सब मिल जाता है। तो बायोमास एक महत्वपूर्ण होता है खेती में। कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर से गोबर लाना या कुछ लाना, तो ऐसा बगैर गड्ढे का प्लांट लगा देंगे, कोई भी प्लांट है वो ऐसा लगाएंगे तो खड़ा रहता है, कोई गिरता नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपने बगैर गड्ढे का लगाया है तो गिर जाएगा, तो वो गिरता नहीं है क्योंकि उसकी कैनापी जैसा रहता है, तो उसमें उसके रूट्स जोन रहती है, रूट बढ़ते रहते हैं, उसको आधार मिल जाता है। तो ऐसा जो बायोमास के साथ में जो अमृत मट्टी है तो 84 फीट में जितना कैनापी दिया है तो वही हिसाब से उसको प्लांट को आपको बढ़ाते जाना है, महीने महीने में या 15-15 दिन में 2-2 लीटर 3-3 लीटर। तो जो टॉप साइल है तो वो टॉप साइल इकट्ठा करके उसके साइड में डाल दीजिए, नहीं तो बायोमास मिलता है तो उसके ऊपर डालते जाइए और ऑटोमेटिक वो मट्टी बन जाती है। कोई गोबर की ज़रूरी नहीं है। आपके पास में जो हरा जो बायोमास होता है
तो हरा भी उसके ऊपर डालते जाएंगे तो उसमें से जो जस्त, बोरान, तो वो सब कैल्शियम, मैग्नीशियम अलग अलग जो प्लांट में अलग अलग हरे में मिल जाता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो पार्ट है तो उसमें कौन सा देना है, कब देना है, तो इतनी जानकारी चाहिए। क्योंकि मैंने ये वो किताब में मैंने लिखा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन जो भी पौधे हैं, जो भी घास है, तो उसमें अलग अलग रूट उखाड़ेंगे। तो ये समझिए अभी यहाँ पे हमारा अभी घास है, समझिए। तो ये देखिए घास है, तो घास में क्या करने का, ये घास है तो घास को ऐसा उखाड़ने का है, ये उखाड़ने का है। तो इसके साथ में जो भी ये जो घास है तो इसके साथ में जो मिट्टी चिपक के आई है तो वो उसको कस बोलते हैं। ऐसा पानी में आप ये डुबाएंगे और उसको पानी इसको देंगे प्लांट को, तो भी बहुत सारे मिनरल्स उसको मिल जाता है प्लांट को। बाहर से कुछ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मिट्टी है, जो अमृत मिट्टी बढ़ाने का है, तो हर महीने में आप 10 लीटर बढ़ा सकते हैं, या 8-8 दिन में 2-2, 3-3 लीटर बढ़ा सकते हैं। तो टॉप सॉइल है, आप वो इकट्ठा करके वो दे सकते हैं। तो जो लोगों ने टॉप सॉइल के बारे में प्लांट बगैर गड्ढे का लगाएंगे तो उसको कितना देना चाहिए, तो उसका कैनापी होता है, वो कैनापी के हिसाब से उसको अपना जो बाग मट्टी है वो बढ़ाना पड़ता है। बाग मट्टी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके हिप बनाना पड़ता है, बायोमास डालना पड़ता है, गोबर पानी डालना पड़ता है, तब 3-4 महीने में वो मट्टी बन जाती है। तो वो डिटेल्स में मैंने दिया है, लिखा भी है, और भी एक बार उसका वीडियो बनाएंगे कि 5 लीटर के बादली में 1 किलो का बायोमास गिला करके वो डालेंगे तो उसका 1 लीटर ही मट्टी बन जाता है। तो उसको टॉप सॉइल और बायोमास का जो मट्टी बनता है तो उसको फिर 1 लीटर मट्टी 1 किलो का जो बायोमास होता है सूखा वाला, 5 किलो का जो बायोमास होता है वेट वाला, तो उसको सुखाएंगे तो 1 किलो भरता है। और उसको फिर वो टॉप सॉइल थोड़ी और उसमें बायोमास डालेंगे तो 1 लीटर का 1 लीटर अमृत मिट्टी बन जाती है। तो 1 एकड़ के लिए 160 टन यानी 10 गुंटा के लिए 10 टन के आसपास में बायोमास लगता है। तो 40 टन के आसपास में 1 एकड़ के लिए बायोमास लगेगा, तो 160 लीटर 1,60,000 लीटर मिट्टी आपको 1 एकड़ के लिए बनाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारा टाइम जाता है। जिसके पास में थोड़ी ज़मीन है, जैसा पर्माकल्चर करना है तो उसमें कर सकते हैं। और दूसरा जो 10 गुंटा करना है या 12 गुंटा करना है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास में 10 एकड़, 5 एकड़, 100 एकड़ ऐसे ज़मीन है तो वो बाग मट्टी नहीं कर सकते, बहुत सारा खर्च भी आता है, बढ़ जाता है। तो आप सीधा प्लांट को ग्रो कीजिए, उसके साथ में अमृत पानी, न्यूट्रॉन डालती जाइए। और जो भी उसके जो स्प्रे करने के जो प्रोडक्ट है, या आप खुद घर में भी बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं वो भी स्प्रे करते रहेंगे तो भी कोई डिसीज़ नहीं आएगा। तो इस प्रकार की हमारी APNF की जो टेक्निक है या नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक है, तो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और आज देखिए बगैर खाद और यूरिया पेस्टिसाइड से हमारे कैसे पौधे बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।